हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज आज का चैप्टर है केंद्रीय मंत्रिपरिषद मंडल। ठीक है। इस नए वीडियो में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग जो भी पढ़ा था, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़े थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल हम लोग पढ़ेंगे। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में आज लोग हम पढ़ेंगे कि मंत्री की नियुक्ति कैसी होती है, क्या कार्य होता है, और मंत्रिपरिषद और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन आता है, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि अगला चैप्टर आएगा प्राइम मिनिस्टर, फिर विधायिका पे चलेंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस चीज को। केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिपरिषद। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि भारत में संसदीय भारत व्यवस्था अपनाया गया, पार्लियामेंट्री व्यवस्था को अपनाया गया। संसदीय व्यवस्था में यह होता है कि एक नाम मात्र, ठीक है, कार्यपालिका का क्या होता है, हेड होता है। जो भारत में देखें तो राष्ट्रपति महोदय, यह नाम मात्र कार्यपालिका के हेड होते, पर इन्हें बहुत सारी शक्तियां दी जाती है। ठीक है। तो इन शक्तियों का प्रयोग ये अकेले नहीं करते हैं, बल्कि संसद में जो चुने गए मंत्री होते हैं इन्हीं के माध्यम से करते हैं। ठीक है। तो भारत में जो ये संसदीय व्यवस्था ली गई है उसी में हमें ये पढ़ना है कि ये राष्ट्रपति महोदय अपने कार्य को कैसे करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए अनुच्छेद 74 और 75 का अध्ययन जरूरी है। 74 कहता है कि राष्ट्रपति महोदय एक मंत्री परिषद का चयन करेंगे। ठीक है। किसका चयन करेंगे दोस्तों? मंत्री परिषद का चयन करेंगे। ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चयन करेंगे, और इस मंत्री परिषद का जो हेड होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है। और इन्हीं की सहायता से इस मंत्री परिषद कह ले या प्राइम मिनिस्टर कर ले की सहायता से राष्ट्रपति को चलाएंगे। वास्तविक शक्ति पहुंच जाती है प्राइम मिनिस्टर में, या इनडायरेक्ट से कहें कि मंत्री परिषद में पहुंच जाती है। तो रियल पावर इनके पास आ जाता है और इनके पास नाम मात्र की शक्ति बढ़ जाती है। इसी संसदीय व्यवस्था में कि एक नाम मात्र का कार्यपालिका होता है और एक वास्तविक कार्यपालिका होता है। तो नाम मात्र का कार्यपालिका देखा जाए तो वो राष्ट्रपति है, और वास्तविक कार्यपालिका कोई है तो मंत्री परिषद है और प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। तो कैसे ये काम करते हैं, कैसे इनका चयन होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस चीज को। ठीक है। तो ये संसदीय व्यवस्था क्या होता है इसको मैंने बताया। अब हमें क्या पढ़ना है कि नियुक्ति राष्ट्रपति कैसे होता है, ये सारी चीजें। ठीक है। सबसे पहले अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन होता है। ठीक है। तो और 75 के तहत प्रधानमंत्री का वर्णन मिलता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि मंत्री जी का जो जिन्हें मंत्री बनाए जाते हैं, जैसे अलग अलग स्तर के मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। ठीक है। 2-3 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसमें आपको याद रखना है कि पीएम के सलाह पर ही ये, अर्थात प्रधानमंत्री जिनके नाम रिकमेंडेड करेंगे राष्ट्रपति महोदय को, उन्हीं को उस मंत्री पद पे चुना जाएगा। एज एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अनुरोध करते हैं कि आप रक्षा मंत्री के पद पर निर्मला सीतारमण जी को बना दीजिए, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उन्हें रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त कर देंगे। तो नियुक्ति वास्तव में राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसके सलाह पर करेंगे? प्रधानमंत्री के सलाह पर। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नियुक्त करेंगे। इसका कारण यह होता है कि चूंकि राष्ट्रपति जो होते हैं उनके मुख्य सलाहकार कौन है? पीएम है। अर्थात पीएम के माध्यम से वो शासन चलाएंगे। चूंकि पीएम अकेले शासन नहीं चला सकते, बल्कि इनके चारों ओर होता है एक ग्रुप। इसी ग्रुप को हम कहते हैं मंत्रिपरिषद। चूंकि प्रधानमंत्री को अगर स्वस्थ लोगों को और अनुभवी लोगों को सहयोग नहीं मिलेगा तो अच्छे शासन नहीं चला पाएंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री जिन मंत्रियों का रिकमेंडेड करते हैं नाम, उन्हीं को चुना जाता है, और ये पूरा ग्रुप बन करके तैयार होता है मंत्रिपरिषद का। ठीक है। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। किसके सलाह पर की जाती है?
प्रधानमंत्री के, ठीक है। तो अब आता है शपथ, यानी ये कोर्ट में कौन शपथ दिलाता है, तो ये भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। अब फिर आता है त्यागपत्र, ठीक है, तो ये भी कौन दिलाता है, ये भी राष्ट्रपति महोदय ही दिलाते हैं, ठीक है। सॉरी, ये राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को अपना अगर किसी मंत्री को देना होता है, वो राष्ट्रपति को देंगे। कई बार ऐसा होता है कि यदि कोई मंत्री अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री को यह लगता है कि इन्हें मंत्रालय बदलना चाहिए, तो पीएम के कहने पर राष्ट्रपति इनसे त्यागपत्र ले सकते हैं या इन्हें पद से हटा सकते हैं और किसी दूसरे को नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। इस पे हमेशा याद रखेंगे कि ये होगा कुछ बेसिक पॉइंट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इनकी योग्यता क्या है, किस आधार पर मंत्री चुने जाएंगे। क्या ये केवल लोकसभा से चुने जाएंगे या केवल राज्यसभा से चुने जाएंगे, या दोनों में सदस्य बनाने में अनिवार्य है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि मंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का भी एक सदस्य है तो आप आसानी से मंत्री पद के लिए योग्य हैं, ठीक है। दोनों में से किसी एक का, कभी भी दोनों का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता है, तो दोनों में से किसी एक का सदस्य है तो आप आसानी से योग्य है मंत्री बनने के, तो ये योग्यता हो गई। लेकिन यदि कोई चुनाव हार गया हो, जैसे मान के चलते हैं कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है और सरकार में किसी एक व्यक्ति ऐसे थे जो अच्छे पद पर मंत्री बन सकते थे और वो चुनाव हार जाते हैं, तो एग्जाम्पल कई आपके सामने पड़े मोदी गवर्नमेंट के बारे में। तो अगर वो चुनाव हार जाते हैं और उन्हें मंत्री बनाना अनिवार्य हो या बहुत जरूरी है, तो ऐसे में क्या किया जाता है, उन्हें मंत्री पद दे दिया जाता है। बस शर्त ये होती है कि 6 माह के अंदर उन्हें राज्यसभा के या लोकसभा का सदस्य बनकर दिखाना होता है। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि सदन में चले जाते हैं राज्यसभा में, लेकिन ये नहीं कहना है कि केवल राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी एक में उन्हें 6 माह के अंदर यानी 6 मंथ के अंदर मेंबर बन के दिखाना होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक मंत्री बनने के लिए लोकसभा का हो तभी एलिजिबल है, राज्यसभा का हो तभी एलिजिबल है। आसानी से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ये मंत्री जी का, जितने मंत्री लोग हैं इनका उत्तरदायित्व तो किसके प्रति होगा, ठीक है। ये देख, तो इनका उत्तरदायित्व तो होगा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, ठीक है। चाहे वो राज्यसभा के ही मंत्री क्यों ना हो या फिर लोकसभा के ही मंत्री क्यों ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ठीक, और वो मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के मेंबर थे, तो क्या उनके सभा में राज्यसभा के उत्तरदायित्व होगा? नहीं। चाहे प्रधानमंत्री या कोई मंत्री लोकसभा से हो या राज्यसभा, उत्तरदायित्व हमेशा किसके प्रति होगा? सामूहिक रूप से। ऐसे ग्रुप मेंबर उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे कि लोकसभा के प्रति होंगे। अब लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल क्यों होंगे, अब यहाँ समझते हैं। क्योंकि यह जनता का लोकप्रिय सदन है, ये सिर्फ जनता का ये हक है, ठीक है। तो ये चुनाव जनता के बीच होता है और प्रत्यक्ष रूप से जनता वोट करती है। चूंकि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष वोटिंग प्राप्त उम्मीदवार कहाँ पर बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं। तो ऐसे में लोकसभा क्या हो जाता है? जनता का लोक सदन प्रिय हो जाता है और यहीं पे चुने जाते हैं जनता के नेता। इसलिए उनको जवाब कहाँ देना है? जनता के ही सामने, ठीक है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। एक क्वेश्चन और यहाँ फंसाता है कि यह तो हो गया सामूहिक रूप से। अगर पूछा जाए कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसको जवाब देंगे, तो वो जाकर देंगे राष्ट्रपति को, और सामूहिक रूप से देंगे लोकसभा को, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो मंत्री जी से पूछे जा सकते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी संसदीय नाममात्र राष्ट्रपति हमने पढ़ा, 74-75 अनुच्छेद हमने पढ़ लिया, शपथ, त्यागपत्र, योग्यता ये क्या होता है, ये सारे हमने बेसिक पढ़ लिया। अब आते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं।
केंद्रीय मंत्री परिषद में, ठीक है। जिसको आज अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है, जो कि वास्तव में प्रधानमंत्री की सहायता के लिए होते हैं। और प्रधानमंत्री किसके सहायता के लिए होते हैं? वो राष्ट्रपति के सहायता के लिए होते हैं। इसमें जो पहला मंत्री होता है उसे कहते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है। केंद्रीय मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते हैं वो मैं बता रहा हूँ। दूसरे में आते हैं राज्य मंत्री, ठीक है। और तीसरे में आते हैं उप मंत्री, ठीक है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जिन्हें, यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूं, जिन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दे सकते हैं, ठीक है, या दिए जाते हैं, ठीक है। जिन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप याद कर सकते हैं रक्षा, गृह, विदेश, वित्त, रेल आदि, ठीक है। रक्षा, गृह, विदेश, वित्त, रेल आदि, ये सब क्या हो गए? ये जिनको विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं, जैसे आप रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये सुनते हैं, ये सभी मंत्री कैसे मिनिस्टर कहलाते हैं? तो कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं, ठीक है, कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री कौन होते हैं? तो राज्य मंत्री ये होते हैं 2 पार्ट, ठीक है। राज्य मंत्री के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री की सहायक, ठीक है, कैबिनेट मंत्री के सहायक। इनका काम होता है कैबिनेट मिनिस्टर का सहायता करना। राज्य मंत्री का एक पार्ट जो होता है कैबिनेट मिनिस्टर का, वो सहायता करते हैं। और दूसरा पार्ट होता है वह कहलाता है स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। राज्य मंत्री ये स्वतंत्र प्रभार प्राप्त करते हैं, अर्थात कैबिनेट मिनिस्टर प्रमुख मंत्रालय हैंडल करते हैं और उसके माध्यम से सरकार की निधियों को आगे बढ़ाते हैं और प्रधानमंत्री की सहायता करते हैं। और राज्य मंत्री जो होते हैं वो वास्तव में करते हैं कि कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। कुछ मंत्री जो राज्य मंत्री हो, केवल उनका कार्य होता है कैबिनेट मंत्री की सहायता करना, और कुछ जो राज्य मंत्री होते हैं उन्हें स्वतंत्र प्रभार, किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है और वो इसके माध्यम से कैबिनेट मिनिस्टर के कार्य समान ही काम करते हैं, ठीक है। इन्हें कहा जाता है स्वतंत्र प्रभार। और उप मंत्री जो होते हैं इन्हें दिया जाता है प्रशासनिक कार्य, ठीक है। उप मंत्री को क्या दिया जाता है? प्रशासनिक कार्य। ये क्या कार्य करते हैं? तो मंत्रालय से संबंधित या जो विभाग से संबंधित प्रशासनिक कार्य है उसकी देखरेख कौन करते हैं? तो उप मंत्री करते हैं। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मिनिस्टर और उप मंत्री। ये तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर के कार्य महत्वपूर्ण मंत्रालय को संभालना, वही राज्य मंत्री के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक ऐसे राज्य मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में काम करते हैं, और एक ऐसे राज्य मंत्री होते हैं जो स्वतंत्र प्रभार के माध्यम से किसी मंत्रालय को देखते हैं। और उप मंत्री का कार्य होता है प्रशासनिक कार्य को देखना। तो इसी प्रकार से हमने पढ़ा मंत्रिपरिषद के कौन कौन से अंग होते हैं, ठीक है। तो आसानी से इन 3 प्रकार के मंत्री इनके काम को समझ सकते हैं। इस पूरे संरचना को हम एक ग्राफ में देख सकते हैं। जैसे ये प्रधानमंत्री, इनके साथ साथ जो समूह जुड़ता उसको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, यहाँ पे मेंशन किया हूं। और फिर उसके बाद जो जुड़ता है, आकार बड़ा हो जाता है, उसमें जुड़ जाते हैं राज्य मंत्री। और फिर उससे भी बड़ा एक आकार जब जुड़ जाता है तो उसे बोलते हैं उप मंत्री, ठीक है। और इस तरह से ये पूरी की पूरी संरचना कहलाती है मंत्री परिषद, ठीक है। ये पूरी की पूरी संरचना क्या कहलाती है? मंत्री परिषद। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आसानी से समझ सकते हैं इस ग्राफ के द्वारा, और इस तरह से सभी मिलकर कार्य करते हैं। अब चूंकि इनके सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं, क्या होती? सामूहिक रूप से सरकार के दायित्व को निभाते हैं और सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में सरकार किसी को कहते हैं तो इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सरकार कहा जाता है। ऐसे में एक बॉन्डी की तरह ये काम करते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, जैसा कि आपने हाल ही में मैगजीन में या न्यूज में सुना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव को
कैबिनेट के विरुद्ध लाया गया था। यदि किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और पास हो जाता है तो पूरे के पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन का एग्जाम में आए हुए, यदि किसी एक मंत्री के अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो पूरा मंत्रिमंडल के साथ क्या होगा, तो सभी को त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके होंगे केवल उस मंत्री को, केवल प्रधानमंत्री को? नहीं, पूरे के मंत्री परिषद, जितने भी प्रधानमंत्री है मंत्री परिषद, सबकी सभी के सभी क्या करेंगे, त्यागपत्र देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करते हैं कि ये सभी एक साथ मिलकर उत्तरदायित्व निभाते हैं। तो ऐसे सामूहिक उत्तरदायित्व है तो सामूहिक रूप से त्यागपत्र देंगे। ठीक है, चलिए कुछ इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। तो भारत में जो कैबिनेट बनता है उसमें कितने मंत्री होंगे, ये कई बार आपको अभी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैबिनेट मंत्री कितने होते हैं, राज्य मंत्री कितने होते हैं। तो वास्तव में इनके संख्या कोई लिमिट नहीं है कि मिनिस्टर कितने बनाए जाएंगे, ये सरकार अपनी सुविधा के अनुसार बनाती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया कि 91वें संविधान संशोधन, ठीक है, 2003 लोकसभा, ठीक है, यहाँ पे 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 लोकसभा द्वारा तय किया गया कि आसानी से समझेंगे, लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होगा। लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये फिक्स किया गया। अब इसका मतलब क्या निकलता है, तो आपको पता है कि अभी लोकसभा में मैक्सिमम सीटें हैं 545। तो इस 545 का 15% से अधिक सीट नहीं हो सकता है। अभी जितने लोकसभा सदस्य बनते हैं 545, तो इनसे 15% से अधिक मेंबर नहीं बनाए जाएंगे। तो अभी भी मंत्रिमंडल अभी ध्यान से देखेंगे तो इससे अधिक नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया तीनों मंत्री का आंकड़ा। ये तीनों मंत्रालय का मिला करके इतने ही बनेंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री मिलाकर सभी की संख्या इतने से अधिक नहीं हो सकती। तो इसमें कैबिनेट कितना होगा, राज्य कितना होगा, ये राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। इससे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे बड़ा रूप होता है। तो इसे हम क्रम में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये संख्या तय नहीं है। चलिए कुछ और चीजें हम देखते हैं। ठीक है, कि इन मंत्री महोदय या इन मंत्रालयों का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग तंत्र को थोड़ा भी समझते होंगे तो इनके कार्य को आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ये मंत्री परिषद के कार्य। मंत्री परिषद के कार्य होते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति की सहायता। ठीक है, राष्ट्रपति की सहायता करना। क्या करेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति की सहायता करेंगे। दूसरा हो जाएगा विकासात्मक कार्यों का करना। ठीक है, विकासात्मक कार्यों को करना, लेकिन जो देश में जितने विकास के कार्य हो रहे हैं इन्हीं मंत्रालयों के द्वारा होते हैं। तीसरा, आप देख सकते हैं प्रतिवर्ष हमारे वहाँ बजट पेश होता है और आय विवरण जो होता है वो पेश किए जाते हैं और इन्हीं के माध्यम से हमारे देश का जो आगे का जो प्रोसेस है वो चलता है। फिर नीति निर्माण करना, जैसे कि पॉलिसी, भारत के विकास के संबंध में जो पॉलिसी बनकर आती है, विधेयक बनकर आती है, तो कई बार इन्हीं मंत्रालयों से होकर गुजरती है और ये पॉलिसी मुख्य रूप से इन्हीं मंत्रियों द्वारा बनाए जाते हैं। तो कई ऐसे कार्य हैं जो इनके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक कार्य काउंट कर सकते हैं। अगर लोकतंत्र को समझते हैं तो कैसे काम करते हैं, तो वही इसका काम है। मंत्री परिषद वास्तव में देश के विकास को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। कितना सफल हो पाते हैं जनता 5 साल के बाद चुनाव में तय करती है और यह दिखाती है कि हम आपके कार्य से कितने संतुष्ट हैं। तो वास्तव में लोकतंत्र यही है। ठीक है, अब आते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में मिसिंग डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये कई बार वर्ड लोगों को फंसा देते हैं और कई बार एग्जाम में मंत्रिमंडल लिख देंगे और कई बार मंत्री परिषद। क्या दोनों अलग अलग होते हैं? जी हाँ दोस्तों, दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। हम उसी को समझेंगे। ठीक है, ये हमारा मंत्री परिषद और एक तरफ हम लिखेंगे मंत्री
मंडल, दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मंत्री परिषद का अगर हम स्वरूप लिखेंगे तो इस तरह से एक फिगर बना सकते हैं। ये पीएम है, ये कैबिनेट मंत्री है, और ये राज्य मंत्री हैं, और ये उप मंत्री हैं। ये सभी मिलकर कहलाते हैं मंत्री परिषद। लेकिन जब बात करते हैं मंत्रिमंडल का तो केवल पीएम और कैबिनेट मंत्री होते हैं, सिर्फ पीएम और कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिलने से जो बनता है उसे कहते हैं मंत्रिमंडल, और जो सभी के मिलने से बनते हैं उसे कहते हैं मंत्री परिषद। तो अब आसानी से आप यहाँ से समझने लगेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें देखें कि इसका आकार जो होता है, इसका आकार बड़ा होता है। ठीक है, इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 70 से 75 मंत्री या कई बार 80 तक मंत्री होते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन अगर इसका आकार देखें तो 15 से 20 लोग का ही समूह होता है। तो ये छोटा आकार का होता है, ये बड़ा आकार का होता है। ठीक है, अगर बात शक्ति की करें तो इसे मंत्रिमंडल ही देता है, अर्थात इसका जो प्रमुख मंडल होता है ये निर्णय लेते हैं। तो ये निर्णय पास किया जाता है किसके पास, मंत्री परिषद के पास, अर्थात पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर बैठ कर तय करते हैं कि हमें आगे की रणनीति क्या रखनी है, कैसे देश के विकास के कार्यों को करना है, और किस संबंध में जो रणनीति बनती है वही पास करते हैं। किसको, मंत्री परिषद के राज्य मंत्री उप मंत्री को, कि आपको इस दिशा में कार्य करना है, हमारे सरकार का ये एजेंडा है। तो वास्तविक एजेंडा जो तय करता है वो मंत्रिमंडल करता है, तो इससे इसकी शक्ति अधिक होती है। ठीक है, अर्थात मंत्री परिषद की तुलना में मंत्रिमंडल की शक्ति अधिक होती है। इसका वर्णन संविधान के मूल संविधान में है, और अनुच्छेद 74-75 में अनुच्छेद इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, लेकिन यह वर्ड जो मंत्रिमंडल शुरू से नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री एक वीजी पर्सन होते हैं और यह बार बार पूरे मंत्री परिषद को आकर के बैठक नहीं ले सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, वो केवल कैबिनेट मिनिस्टर को ही बैठक बुलाते हैं, और कहा जाता है क्या कि मंत्रिमंडल का बैठक, और कुछ प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं कि किस निर्णय को पास कर लेते हैं, और राज्य मंत्री और उप मंत्री के पास, और पूरा एजेंडा सभी को पता चल जाता है और वो काम में लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 74-75 में इसका वर्णन था, लेकिन यह मूल संविधान में नहीं है, यह मूल संविधान में नहीं है। ठीक है, ये शब्द जो था नहीं था, इसलिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसका संविधान में ऐड कर दिया गया। तो इस तरह से मंत्रिमंडल का जो वास्तविक स्थिति है वो कब आती है, 44वें संविधान संशोधन के बाद आती है। उससे पहले चला आ रहा था 74-75 में मंत्री परिषद ही। तो ये वर्ड नया नया आया है। ये आज भी सबसे ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है, क्योंकि इसमें कैबिनेट मिनिस्टर और पीएम शामिल है। तो इसमें पीएम के साथ साथ कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री सभी मंत्रियों को शामिल किया गया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में मंत्रिमंडल में, जैसे हमने पढ़ा था कि राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार वाले और एक सहयोगी वाले। तो सहयोगी वाले को तो नहीं, लेकिन अगर स्वतंत्र कोई मंत्रालय दिया गया है तो उन्हें यहाँ पर बुलाया जा सकता है मंत्रिमंडल के बैठक में। ठीक है, स्वतंत्र प्रकार राज्य मंत्री क्यों बुलाया जा सकता है, क्योंकि उस समय वह एज लगभग कैबिनेट मिनिस्टर के समान ही वो काम कर रहे होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है, लेकिन वास्तविक में स्थिति में देखें अधिक पावरफुल यही दिखाई देता है। ये उस इससे कम शक्तिशाली दिखाई देते हैं कि संख्या की दृष्टि से दिखाया जाए ये उससे बड़ा और ये उससे छोटा दिखाई देता है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड हमें पढ़ने के दौरान बुक्स में मिलते हैं, वो बुक्स में क्या मिलता है, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट ये क्या है दोस्तों, यह एक ऐसा शब्द है जिसका वर्ड संविधान में नहीं है, ये मीडिया के द्वारा दिया गया वर्ड है, क्योंकि ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा गया कि बड़े बड़े निर्णय जो होते थे वो राष्ट्रीय मंडल में ना ही मंत्री परिषद में लिए जाते थे,
बल्कि घर में कुछ पसंदीदा मंत्रिमंडल बुलाया जाता है, कुछ बेसिक फैमिली फ्रेंड्स होते थे उनको बुलाया जाता था, और चाय की पार्टी करते करते वो बहुत लोग महत्वपूर्ण डिसाइड घर में ही ले लेते थे। वैसे डिसाइड लेने वाले समूह जिसमें कुछ कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो उनके अपने दोस्त कह सकते हैं फैमिली फ्रेंड्स, और वो होते हैं, तो वैसे समूह को ही नाम दिया गया था किचन कैबिनेट। लेकिन ये संविधान में नहीं लिखा गया दोस्तों, इसे मीडिया द्वारा दिया गया था नाम के रूप में। आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, अगर कहीं ये वर्ड मिलता है तो इसे पकड़ लीजिए कैबिनेट क्या है। तो आज हमने पढ़ा केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल कैसे काम करता है, कैसे इनके डिफरेंसेस क्या है, कौन नियुक्ति करता है, क्या ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो एक बार जरूर इस चैप्टर को, ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत मजा आएगा जब आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सही होने लगेंगे। और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर मोटिवेट करेंगे मुझे, ताकि मैं और ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों, और स्टडी पॉइंट से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके नए जो दोस्त शामिल हो रहे हैं वो थोड़े पुराने वीडियो भी देखें, ताकि उनको और अधिक जल्दी से जल्दी जानकारियाँ मिल सके। धन्यवाद पावर पॉइंट से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। जय हिंद।